हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कैंसर के बारे में और कैंसर के टाइप्स के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको कैंसर का परिचय दिया था, जिसमें हमने बताया था आपको कि ट्यूमर के कारण ये कैंसर की रोग होती है। ट्यूमर में हमने बताया था कि दो तरह के ट्यूमर होंगे। एक ट्यूमर से आपको प्रॉब्लम होगी, यानी रोग होंगे, और दूसरे ट्यूमर से आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज हम लोग जानेंगे ट्यूमर के टाइप्स के बारे में। कितने तरह के ट्यूमर, सॉरी माफ कीजिएगा, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं। ट्यूमर तो दो प्रकार के होते हैं, मैंने कल पिछले क्लास में बता दिया था आपको। अगर आपने पिछला सेशन ना देखा हो तो प्लीज एक बार जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेनाइन और आपका मेलिग्नेंट दो ट्यूमर होते हैं। और वेनाइन जो ट्यूमर होता है वो आपके लिए फायदेमंद होता है। मतलब फायदेमंद नहीं इन द सेंस कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उनसे नहीं होती है। जैसे नॉर्मल मस्सा होता है तो आपके बॉडी में उनसे कोई खास प्रॉब्लम होने नहीं जाती है। तो वेनाइन वो हो गया आपका। और मेलिगेंट जो होता है, जिनकी वजह से अनियमित वृद्धि की वजह से आपके बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेलेगाइंट आपका, मेलिगेंट जो आपका मेन वायरस है, सॉरी माफ कीजिएगा, मेलिगेंट जो मेन आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो ट्यूमर है, उनके बारे में हम लोग को जानना है। तो बात ये आती है कि मेलिगेंट ट्यूमर को तो हमने चर्चा किया आपसे कि वह अलग अलग प्रकार की वर्णन करेगा, अलग अलग प्रकार की वो वृद्धि करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वायरस है या कोई भी कोशिका है जिनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये अनियमित आकार का कटेगा, तो कभी ये बड़े आकार का निकलेगा, कभी इनसे कोशिका आपका छोटे आकार की बनेगी। अलग अलग रूप में आकार का जो अनियमित अनियमित वृद्धि, अनियमित वृद्धि, और क्या होगा, अनियमित आकृति में वृद्धि, और अनियमित आपका क्या होगा, कोशिका विभाजन, अनियमित कोशिका विभाजन, ठीक है। इन सभी के कारण ये सभी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इन वजह से आपका नियमित कोशिका विभाजन की वजह से, नियमित वृद्धि की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब बात आती है कि ये सभी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में भी आपसे बताई दिया, ठीक है। अब बात आती है कि जो कैंसर रोग है वो कैंसर कितने तरह के होते हैं, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। कैंसर मैंने बताया कि बॉडी के लगभग लगभग सभी पार्टों में कैंसर होते हैं। तो कैंसर जगह स्थिति के आधार पर हम लोगों ने कैंसर को 5 प्रकार के भागों में बांट दिया। कैंसर कितने तरह के, 5 तरह के। 5 तरह के कैंसर कौन, पहला तो है शार्कोमा। कौन सा कैंसर है, शार्कोमा। ये पहले टाइप्स का कैंसर है। और पहले टाइप्स का यह कैंसर जो है बॉडी के आपको हड्डी वाले भाग में, अर्थात कि अस्थि वाला भाग में होता है। अस्थि का कैंसर होता है। जनरली सार्कोमा जो होता है सबसे कम मात्रा में होने वाला कैंसर है। लगभग समझिए कि लगभग 1% आपकी कैंसर जितने, अगर 100 कैंसर होते हैं, अगर 100 की मरीज है, तो उसमें से एक ही ऐसे मरीज होंगे जिनको सार्कोमा की प्रॉब्लम होगी। अर्थात कि अस्थि का जो कैंसर है वो बहुत कम लोगों को होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ अस्थि नहीं हो जाएगा, चर्बी भी हो जाएगा, स्किन कैंसर भी हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो कैंसर होता है, कैंसर वास्तव में होने के रीजंस क्या होते हैं कि बाहरी रूप से किसी भी रूप में परिवर्तन हो जाए। हालांकि आगे चर्चा करना है इसके कारण पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्परिवर्तन हो जाए, कोशिका के डीएनए, जीन, इन सभी में किसी भी तरह से परिवर्तन हो जाए तो होगा कैंसर। या फिर क्या हो जाए कि किसी भी तरह से कोई विकिरण पड़ जाए, कोई भी रेडिएंट बॉडी के अंदर आ जाए। रेडिएंट कैसे आएगा, आप जरा सोचिए कि एक अंगुली है, सिंगल सी अंगुली। इस अंगुली को आप बार बार क्या करा रहे हैं, बार बार एक्सरे करा रहे हैं। इस पे अल्फा किरणें बार बार पड़ रही है, एक्स किरणें बार बार जा रही है इसके अंदर। और जनरली एक बार एक्स किरणें जब बॉडी के अंदर जाती है तो जिस सेल से होकर जाती है उस सेल को मार देती है, और बगल वाले सेल को अनियमित आकार, अनियमित रूप से प्रभावित करती है। अगर लगातार एक ही पॉइंट पे अगर 5-7 बार से ज्यादा बार अगर आपने करा लिया, अगर वो एक्सरे भी, तो उसके अंदर भी कैंसर होने के चांसेस आपकी लगभग 90% बढ़ जाएगी। 90% चांसेस होगा कि उस भाग में कैंसर हो जाएगा। इसलिए एक्सरे ज्यादा करना भी आपके लिए हानिकारक है। एक्सरे पता लगाने के लिए जरूर होता है, लेकिन आपके लिए हानिकारक भी, क्योंकि रेडिएंट आपका रिलीज करेगा।
और जहां पर रेडिएंट आपके बॉडी के अंदर गया तो आपके सेल को नुकसान पहुंचाएगा, और जिस सेल से होकर रेडिएंट जाएगी उस सेल को तो नष्ट कर देगा, लेकिन अगल बगल वाले जितने पार्ट होंगे सभी को क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो जितना आपका अस्थि वाला, अस्थि है, चर्बी है, ठीक है, या फिर आपका त्वचा का कैंसर है, त्वचा का कैंसर है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सार्कोमा के आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, सार्कोमा में। अब अगला होता है लिम्फोमा। अगला कौन होता है, लिम्फोमा। लिम्फोमा का मतलब होता है कि आपका जो लसिका के अंदर होने वाले हो, लसिका में जो कैंसर होता है, ये भी देखने को मिलता है कि लसिका में जो कैंसर होगा क्या होगा, आपका लिम्फोमा होगा। तो दो हो गए आपके सार्कोमा सबसे कम, उनसे ज्यादा होता है आपका लिम्फोमा की मात्रा, अर्थात लिम्फोमा रोग जो होगा, लिम्फोमा जो कैंसर होगा, सार्कोमा से कहीं ज्यादा चांसेस होगा कि आपको लिम्फोमा का कैंसर हो जाए। उसके बाद होता है कार्सिनोमा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा होता है कार्सिनोमा। और इसके बारे में ज्यादा आप लोगों ने सुना भी होगा। कार्सिनोमा भले नाम से ना परिचित है, लेकिन कार्सिनोमा के बारे में आपने सुना। ये बॉडी के एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर होने वाले रोग है। मतलब एपिथेलियम तो है जिनसे आपकी त्वचा बनेगी, अर्थात की नई त्वचा जहां से निकलती है वो एपिथेलियम टिश्यूज में, अर्थात जो आपके एपिथेलियम टिश्यूज होंगे, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर ये सब रोग होगा। एपिथेलियम टिश्यू में ये रोग होगा, कौन, कार्सिनोमा। क्लियर है। अब कार्सिनोमा में जब एपिथेलियम टिश्यूज में होगा, समझ सकते हैं कि यह सबसे ज्यादा होने वाला रोग है। लगभग 85% आपका क्या होता है कैंसर का, यह आपका कार्सिनोमा रोग होता है। क्योंकि हम लोग कैंसर, अब हम लोग एक्सरे कराने से बाहर जाते नहीं है, कंटिन्यू एक्सरे कराएंगे, रेडिएंट के संपर्क में आएगा। उत्परिवर्तन की ज्यादा चांसेस बाहरी वातावरण के प्रभाव की वजह से बाहरी त्वचा के ऊपर ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में आपका कार्सिनोमा जो होता है, ये जो आपका कैंसर होता है, ये आवश्यकता से अधिक यानी कि ज्यादा बार होने का चांसेस कार्सिनोमा कैंसर है। ठीक है। अगर तीसरे कैंसर हो गए तो चौथे कैंसर की बात करेंगे, लाइपोमा, लाइपोसा, लाइपोसा। ठीक है, चौथा क्या हमारा, लाइपोसा। लाइपोसा कहां पे होगा, तो वसा ऊतक के ऊपर होगा। कहां पे होगा, जहां पर वसा ऊतक आपको देखने को मिलेगा। तो वसा ऊतक वाले भाग, जैसे मान लीजिए कि चर्बी वाले भाग, मैंने बताया इसमें कि चर्बी वाले भाग में ये रोग होगा सार्कोमा, और फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे वसा ऊतक में होगा। तो वसा ऊतक और चर्बी क्या एक ही है, लगभग लगभग एक ही है, चर्बी और वसा ऊतक लगभग लगभग एक ही है। तो जब इसमें चर्बी में अगर हो सामान्य तो सार्कोमा कहलाएगा, लेकिन उसके वसा ऊतक के फॉर्म में आ जाए और तब हो तो ये आपका क्या होगा, लाइपोसा कहलाएगा। क्लियर है। और आखिरी एक होता है ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया। तो ल्यूकोमिया कहां पे होगा, तो ल्यूकेमिया आपके ब्लड के अंदर होने वाले कैंसर है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, जब ब्लड में कैंसर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूकोमिया कहेंगे। और ब्लड कैंसर सबसे खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि एक बार अगर ब्लड में कैंसर हो गया तो आपको क्या होगा, पहले तो 1 मंथ 2 मंथ में क्या करना पड़ेगा, ब्लड को पूरे बॉडी का चेंज करना पड़ेगा। फिर 15 दिन, फिर आपका 1 मंथ, इस तरह से आपकी ब्लड की चेंजेज होगी वो ज्यादा हो जाएगी। उस कंडीशन में आपकी मर जाना ही उचित होगा। वैसे कंडीशन में क्या होता है कि बार बार आपके बॉडी का मतलब कि बड़ी बहुत बुरी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिनसे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और पैसे कितने ज्यादा लगते हैं इसका तो आप अंदाजा ना लगाइए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका ल्यूकोमिया जो होता है थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। बाकी जब कैंसर हो गया तो खतरनाक तो चारों पांचों होने हैं। ठीक है, खतरा तो पांचों कैंसर में होना है, उसमें कोई नो डाउट। क्लियर है आप लोग को। ये पांचों कैंसर आपके कैंसर के प्रकार हो गए। बात आती कि कैंसर होता किसे है, तो कैंसर जनरली देखिएगा जब भी लोग 60+ हो जाते हैं तो उनको कैंसर ज्यादा देखने को मिलते हैं, 60+ वाले लोगों को।
अगर नीचे की बात कीजिएगा तो लगभग 3 से 6 वर्ष के लोग जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कैंसर को ज्यादा देखने को मिलता है। बात ये आती है कि जब कैंसर 60+ होगा तो मरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और जब बच्चा नवजात शिशु के रूप में रहेगा तो भी मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा एक और बात कि इसमें जब कैंसर होता है तो कैंसर में वुमेन के मरने की संख्या जो होती है थोड़ा ज्यादा हो जाती है। वुमेन के अंदर यानी औरतों के अंदर मरने की जनसंख्या जो होती है कैंसर की वजह से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस पावर जो परिवर्तन के विरोध होता है वो थोड़ी सी कम होती है, जिनकी वजह से जब अगर कैंसर की प्रॉब्लम हो गई तो वुमेन जनरली ज्यादा चांसेस होता है कि मर भी क्या जाए। ठीक है, जैसे अभी युवराज सिंह को हुआ था, जेल से बिछाड़े हुआ उनका कैंसर, फिर रिटर्न आ गए, बिल्कुल सब कुछ हो गया। अलग अलग तरीके से उसकी उपचार विधि जानेंगे कि कैसे उपचार होता है, तो उनकी हो गई और ये बेचारे आ गए वापस, कोई इशू नहीं है। ठीक है अभी बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि कैंसर होने के बाद दो कंडीशन होते हैं, एक तो मान लीजिए कि शरीर तो टूटता ही है, दूसरा मनोभावना यानी कि इमोशनली भी इंसान टूट जाता है, इंटरनली भी टूट जाता है। इंटरनली टूटने के पीछे रीजन भी हो जाता है कि माइंड सेटअप रहता है कि भाई हमें कैंसर हो गया है, अब हम बच नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपके क्या कि कैंसर के प्रकार और कैंसर किन्हें ज्यादातर वो देखने को हमें मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो कैंसर होगा इनके अंदर जो कोशिकाएं मिलेंगी, कोशिकाएं इनके अंदर दो तरह की होती है। कैंसर वाला अगर होगा तो कैंसर में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक को बोलते हैं अंकोजिन, एक को क्या बोलते हैं? अंकोजिन, अंकोजिन। और दूसरा क्या होता है? जीन सप्रेशर, जीन सप्रेशर। अब नाम से तो क्लियर हो गया होगा कि अंकोजिन और आपका जीन सप्रेशर का मतलब क्या है। अंकोजिन का मतलब होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर कोई भी आपका रोग हो, अर्थात कि कैंसर ही का क्यों ना कोशिका हो, जब तेजी से वृद्धि करे, बिल्कुल वृद्धि के लिए उत्साहित करे, प्रेरित करे और तेजी से वृद्धि कराए, तो वो कोशिकाएं आपका अंकोजिन होगा। और जीन सप्रेशर का मतलब होता है कि जीन किसी क्रिया को रोकने रोकने का काम करे, कि जीन ऐसा काम करे कि आगे उत्परिवर्तन क्रिया न होने दे। ऐसा कंडीशन जब किसी भी तरह में आपके अंदर रुकावट पैदा करे तो वह जीन सप्रेशर होता है। जनरली कहा जाता है कि कभी भी किसी चीज को बैलेंस रहने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि एक नाभिक के अंदर एक मतलब कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इस वजह से वो उदासीन होता है और बैलेंस होता है। ठीक उसी प्रकार से इनके अंदर भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक अंकोजिन होती है जो कोशिकाओं को उत्परिवर्तित ज्यादा करती है, और दूसरा होती है जीन सप्रेशन। जीन सप्रेशन क्या करेगी? उनकी क्रियाओं को दबाने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करती है। क्लियर है? तो इस तरह से इनके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं हमें, दो प्रकार के जीन इनके लिए जिम्मेवार होते हैं। कहा जाता है एग्जाम में कि जीन कितने प्रकार के जीन आपका, कितने प्रकार के, कितने प्रकार के जीन कैंसर के लिए जिम्मेवार होते हैं, कैंसर के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दो, एक अंकोजिन और एक जीन सप्रेशर। अंकोजिन क्या करेगा? उत्परिवर्तित करेगा, जा भाई जा, और टूट जा और टूट जा और बढ़ जा, ये अंदर से भेजेगा एक तरफ से, ये कहेगा ना भाई रुक जा रुक जा रुक जा। तो कंडीशन दोनों में बैलेंस रहेगा, एक ऊपर लेके जा रहा है, एक नीचे खींच रहा है। ठीक है, तो यह कंडीशन बना रहेगा। तो ये दो प्रकार के जीन आपका कैंसर में काम करने वाला है। क्लियर है सबको? अब देखिए कि कैंसर अगर हो गया आपको, तो कैंसर होने के बाद आपके उसमें क्या क्या संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, क्या अलग अलग प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिल सकती है। तो उन संरचना की बात कर लेते जरा सा एक बार। ठीक है, कि इनके अंदर संरचनाएं क्या देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जगह है, देखिए संरचना में पहला जो बात होगा, जो आपकी कैंसर वाली कोशिका होगी, कैंसर वाली कोशिका की कोशिका झिल्ली, कोशिका की कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली अनियमित आकार से बढ़ेगी, अनियमित आकार से बढ़ेगी।
पहला नंबर बात कि कोशिका झिल्ली जो होगी अनियमित आकार से बढ़ेगी, मतलब आकार जो सैप होगा ना, सैप चेंज हो जाएगा। कोशिका झिल्ली हमारे बॉडी के अंदर कोशिकाओं का आकार देता है, आकार फिक्स करता है। जब यही अनियमित आकार से बढ़ेगी तो बताइए कोशिका का आकार फिक्स रहेगा क्या? कोशिका तो अनियमित आकार की हो जाएगी, क्योंकि हमारी कोशिका झिल्ली ही अपना आकार बदलती है। तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या हो गया कि इनके आपके जो कोशिका रस होंगे, कोशिका रस में कचरा आ जाएगा, रस में कचरा भर जाएगा। कोशिका रस में क्या भर जाएगा? कचरा भर जाएगा। अब कचरा भरने का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर बेकार पदार्थ, अवांछित पदार्थ अंदर आ जाएंगे, अंदर वृद्धि होगी अवांछित या बेकार पदार्थों की। ठीक है, ये बेकार पदार्थों की इनके अंदर कचरा भर जाएगा, अर्थात कि कोशिका रस में बेकार पदार्थ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम, पहला तो था कि कोशिका झिल्ली का आपका अनियमित आकार से बढ़ेगी, दूसरी प्रॉब्लम है कि कोशिका रस में कचरा भर जाएगी। ठीक है, तीसरी अगर बात कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो ज्यादा फूल जाएगा। आप सोचिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों फूलेगा? क्योंकि इसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो एनर्जी को फुलफिल करने के लिए आपका जो एनर्जी हाउस है उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अपना आकार बढ़ा लेता है। ठीक है, क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया फूल जाता है। फूल जाने का मतलब बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों होगा? क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएगी। कोशिका झिल्ली अनियमित आकार की हो गई, कोशिका रस में कचरा बढ़ गया, अब सभी को एनर्जी चाहिए और पूरे बॉडी को बैलेंस करना है, अर्थात पूरी कोशिका को बैलेंस करना है। तो पूरी कोशिका को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी का लेवल हाई चाहिए। तो एनर्जी का लेवल हाई कहां से मिलेगा? जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा अपना लेवल हाई कर देगा, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया आपका बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेगा। तो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया फूल जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए बात करते हैं चौथे की। चौथा डिवीजन देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया फूल गया, चौथा प्रॉब्लम क्या होगा इसके अंदर कि चौथा प्रॉब्लम ये होगा कि केंद्रक बढ़ जाएगा, केंद्रक का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ने के पीछे रीजन है कि मान लीजिए कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी ज्यादा निकलेगी, ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, आपको एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट को तो बड़ा होना पड़ेगा ना। तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए आपका क्या होगा कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है। केंद्रक का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। केंद्रक का आकार बढ़ गया। अब केंद्रक का आकार बढ़ा तो इसको देखकर अनियमित वृद्धि शुरू हो गई, तो केंद्रिका बढ़ जाती है, केंद्रिका का आकार बढ़ जाता है, केंद्रिका का आकार बढ़ जाना। अब केंद्रिका की आकार बढ़ जाना, अब इसी बात को सिर्फ आप उल्टा कीजिए, ऑटोमेटिकली सबका रीजन मालूम चलेगा। देखिए ध्यान से, ये सेल हो गया आपका, ठीक है, और ये सेल के अंदर ये कोशिका हो गई। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा कि मान लीजिए कि केंद्रिका का आकार बढ़ा, ये हमारा केंद्रिका है, केंद्रिका का आकार बढ़ गया। तो देखिए जरा गौर कीजिए, केंद्रिका का आकार बढ़ गया आपका। केंद्रिका के आकार बढ़ने के कारण क्या होगा कि ये केंद्रक का आकार बढ़ेगा, ये केंद्रक बढ़ गया। अब केंद्रक बढ़ गया तो इसके कारण क्या हो गया कि इसके ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बढ़ गया, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गया, पूरे बॉडी को एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी अब पूरे कोशिका को। अब जब इन सभी का काम वृद्धि हो गया तो बताइए कोशिका झिल्ली अपने से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो कोशिका झिल्ली का आकार आकृति बदल गया। ओवरऑल देखा जाए तो यह अनियमित आकार की कोशिका परिवर्तन के कारण ही आपके बॉडी के अंदर यह जो कैंसर की प्रॉब्लम है शुरू होती है।
या कोशिका में परिवर्तन सिर्फ किसी एक भाग में परिवर्तन से नहीं है, बल्कि शरीर के बहुत सारे हिस्सों में आपकी यह परिवर्तन देखने को मिलती है, और इसी परिवर्तन के फलस्वरूप कैंसर का रोग होता है, अर्थात कि ट्यूमर होता है। क्लियर है? अब ये तो जान लिए कि भाई ये हो गया, हमने ये जान लिया कि ये परिवर्तन हो गया, लेकिन बात ये आती है कि ये रोग उत्पन्न करने वाला जो वायरस होगा, जो विषाणु होगा, वो कौन होगा? तो विषाणु कैंसर उत्पन्न करने वाले अलग अलग कैंसर के अलग अलग रूप में होते हैं। तो देखिए, ये जो वायरस के कारण, जिस वायरस के कारण ये रोग होगा, उस रोगों में क्या आ जाएगा आपका? उस रोग के अंदर आ जाएगा आपका मिक्सो वायरस। कौन वायरस? मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस की वजह से होगा। उसके अलावा आपका पिलियोमा की वजह से भी होगा, पिलियोमा की वजह से भी आपका ये रोग होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे वायरस मिलेंगे जिनके वजह से ये आपके इनके अंदर परिवर्तन होगा, ये कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस होंगे। लेकिन ये समझिए कि ये वायरस सिर्फ नाम मात्र के होंगे जो आपके बॉडी के अंदर जाएंगे। दरअसल ये रोग उत्पन्न होंगे आपके बॉडी के अंदर होने वाले अनियमित आकार की वृद्धि से, जिसे यह उत्परिवर्तित करेगा, जिसमें यह प्रभाव डालेगा, उनके वजह से परिवर्तन उत्पन्न होगी और आपके बॉडी के अंदर यह क्रियाएं शुरू हो जाएगी। क्या होगा कि ये बॉडी के अंदर जाने के बाद जो डीएनए का डुप्लीकेशन है, जो डीएनए से एक डीएनए के डुप्लीकेशन होकर दूसरी डीएनए बनती है, मैंने आपको डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन दोनों बताया था, ठीक है, अर्थात डीएनए की उत्पत्ति कैसे होती है इस बात में। तो क्या है कि जब डीएनए का डुप्लीकेशन होगा तो उसमें आपका यह मिक्सो वायरस और पिलियोमा की वजह से आपकी अलग अलग रूप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये परिवर्तन आपको किसमें मिलेगा? ये मिलेगा मिक्सो वायरस और पिलियोमा की वजह से, ठीक है। और यह जो रोग होते हैं यह कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ये वायरस जब जाएंगे बॉडी के अंदर तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी और किन की वजह से यह रोग उत्पन्न होगी। तो मैंने तो आपको एक बता दिया कि आपका एक पहला रीजन तो है उत्परिवर्तन का रीजन। कौन सा रीजन है? उत्परिवर्तन का रीजन, कि आपके बॉडी के अंदर अगर कोशिकाओं में म्यूटेशन होगा। देखिए, तो इसके रीजन में मैंने बताया था, पहला क्या? पहला बताया था कि म्यूटेशन आपके कोशिका में हो जाए। म्यूटेशन का मतलब आपके कोशिका के अंदर उत्परिवर्तन की क्रिया हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए। तो उत्परिवर्तन की क्रिया अगर होगी उसके अंदर तो उत्परिवर्तन के कारण प्रॉब्लम शुरू होगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि उत्परिवर्तन अगर ना हो तो बढ़ते बढ़ते उम्र के हिसाब से होगा, बढ़ते उम्र के हिसाब से, बढ़ते उम्र के हिसाब से आपके कोशिका में परिवर्तन दिखेगी, कोशिका में परिवर्तन आएगा। और इस कोशिका में परिवर्तन जो आएगा, इसी कोशिका में परिवर्तन की वजह से क्या हो जाएगी कि आपको ये कैंसर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दो तरीके हैं, एक तो परिवर्तन और दूसरा हार्मोनल सिद्धांत के कारण, ये हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण, हार्मोनल समस्या के कारण आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये दो विधि है, दो विधि के तरीके से क्या हो जाएंगे जी, आपको ये परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। एक तो हार्मोनल और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यूटेशन। क्लियर है? अब बात आती है कि प्रॉब्लम हो गया, अब निदान की बात कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि रोग कैसे ठीक होंगे, रोग का निवारण कैसे होगा, रोग का निवारण कैसे होगा, हम रोगों से अगर हो गया तो बचेंगे कैसे। तो बचने का रीजन क्या है आपका? पहला तरीका क्या है कि जो मेलिगेंट कोशिका है, जिनकी वजह से यह प्रॉब्लम हुई है, उस मेलिगेंट कोशिका को क्या करेंगे, जो ट्यूमर आपका निकल रहा है मेलिगेंट कोशिका की वजह से, इसको नष्ट कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। पहला तरीका तो यह है कि जो मेलिगेंट है कोशिका उसको नष्ट कर दीजिए। मेलिगेंट नष्ट हो जाएगी तो नए रूप में जो आपका कोशिका में परिवर्तन देखने को मिलेगा वो नहीं दिखने को मिलेगा और कैंसर का प्रॉब्लम सॉल्व। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी आप रुधिर का सेवन करें या किसी भी तरह से हो तो रुधिर का लसिका का प्रॉपर जांच होना चाहिए, लसिका का जांच करें, ठीक है। अब क्या होगा कि रुधिर जब भी किसी से लेना हो तो उनके रुधिर का पहले जांच कर लिया जाए
तब बॉडी के अंदर वो रुधिर ले। यानी ब्लड जब भी चढ़ाना आपको तो सामने वाला जो ब्लड ले रहा है उस ब्लड का प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए कि आपके बॉडी के लिए उपयुक्त है या नहीं है। दूसरा बात, उसके बाद आती है आपका कि अगर हो गया तो आपका पूरे बॉडी का अस्थि मज्जा का टेस्ट होना चाहिए, बायोप्सी होना चाहिए। अस्थि मज्जा का टेस्ट, अस्थि मज्जा का टेस्ट होना चाहिए। अगर हुआ है तो रुधिर लसिका का टेस्ट होना चाहिए, अस्थि मज्जा का टेस्ट होना चाहिए। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि अस्थि मज्जा का टेस्ट क्यों कराना भाई? तो अस्थि मज्जा से ही तो आपके रेड ब्लड सेल बनेंगे, आरबीसी। तो जो नया परिवर्तन होने वाला है ब्लड के अंदर वो हमें कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा? अस्थि मज्जा से। इसी को कहा जाता है बायोप्सी रिपोर्ट, बायोप्सी रिपोर्ट। तो बायोप्सी रिपोर्ट जो होगा आपका किसके टेस्ट से मिलेगा? अस्थि मज्जा के टेस्ट से हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरे बॉडी का टेस्ट भी होता है जिसे सीटी स्कैन कहते हैं आप लोग, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं। पूरे बॉडी का स्कैन होना चाहिए कि बॉडी के किस पार्ट में कौन सा प्रॉब्लम होने वाला है, तो सीटी स्कैन एक हो गया। इसके अलावा क्या होता है जी कि बॉडी के अंदर जिस भी पार्ट में आपको डाउट हो उस पार्ट का आप क्या करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए, सीटी स्कैन कराइए, एक्सरे कराइए। अगर प्रॉब्लम हो जाता है, अगर लगे कि इस पार्ट में प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय कीमो का इस्तेमाल किया जाता है। कीमो का इस्तेमाल करने का मतलब है कि कोशिका का रिप्लेसमेंट। कीमो का इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है कि आपका क्या होगा कि आपका जो कोशिका जिस कोशिका में होगी उस कोशिका को डिस्प्लेस करके उसके जगह पे दूसरी कोशिका का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कीमो का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इनके बारे में पता लगा सकते हैं और इनका निवारण किया जा सकता है। अगर प्रॉपर तरीके से सीटी स्कैन, रुधिर जांच, अस्थि मज्जा, कीमो का इस्तेमाल किया जाए, मैलिगेंट कोशिका को नष्ट कर दिया जाए तो कैंसर से बचा जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो निवारण के आपके उपाय हैं कि रोग के निदान के क्या क्या कर सकते हैं। अब जानना हमें यह है कि अगर हो गया है, अब हो गया है तो क्रमवार तरीके से हम उपचार कैसे करेंगे, उनकी दवाएं कौन कौन सी चलानी चाहिए या कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम उनसे बच सकते, होने के बाद उनसे हमारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, या फिर आज तक जितने भी लोग सही हुए हैं वो किन विधियों के उपचार के माध्यम से ठीक हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, उपचार करने की अगर बात कीजिएगा तो पहला तो होता है शल्य चिकित्सा। बात कर रहे हैं हम लोग उपचार की, मतलब कि हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे चलता है, ट्रीटमेंट में कौन कौन सा प्रोसीजर होता है। तो पहला प्रोसीजर होता है आपका शल्य चिकित्सा का। शल्य चिकित्सा का, शल्य चिकित्सा का मतलब सीधा समझिए कि सर्जरी कर दीजिए, उस पार्ट का सर्जरी कर दीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपका स्तन कैंसर होता है तो स्तन को काटकर बॉडी से अलग कर दिया जाता है, तो ये सर्जरी मेथड है। सर्जरी मेथड का मतलब होता है शल्य चिकित्सा के द्वारा आप जिस भी पार्ट में उस पार्ट को बॉडी पार्ट से हटा दीजिए। जैसे कभी कभी देखते होंगे कि पैर में गोली लगने की वजह से पैर में भी कैंसर की इशू हो जाती है, तो उस पैर को वहां से काट के अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये पहला मेथड है कि जिस भी पार्ट में हो उस पार्ट को आप क्या कर लीजिए, हटा दीजिए, पहला पार्ट। अगर बात कीजिएगा दूसरा, तो पहला तो शल्य चिकित्सा था, दूसरा अगर बात कीजिएगा तो रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, तो रेडियोथेरेपी क्या होगा कि जिस भी पार्ट में होगा वहां पे आपको क्या होगा, रेडियो एक्टिव रेज दिया जाएगा, रेडियो एक्टिव किरणें उस पर प्रसारित किया जाएगा, और रेडियो एक्टिव किरणें क्या करेगी, उस पार्ट के लिए आपका सॉल्यूशन करेगी। रेडियो एक्टिव किरणें से उनके अंदर जो प्रॉब्लम हुई है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो दूसरा आपका है रेडियोथेरेपी के माध्यम से। तीसरा आपका कीमोथेरेपी। तीसरा कौन सा तरीका है, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में बताया कि जिस सेल में प्रॉब्लम है सेल का रिप्लेसमेंट कर लीजिए, सेल का क्या कर लीजिए, रिप्लेसमेंट कर लीजिए। इससे आपने सुना होगा कि कीमोथेरेपी में कीमो चढ़ाया जाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है कि आपका, ठीक है, तो क्या होगा कि आपने सुना होगा कि कीमो चढ़ाया जाता है। तो कीमो चढ़ाने का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो आपका स्वाभाविक रूप से ऑटो इम्यून की वजह से जो ये प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर से अंदर की इम्यून सिस्टम की वजह से कैंसर की जो प्रॉब्लम होती है, तो उनको रोकने वाली अलग से आपकी कैंसर विरोधी आपकी क्या होगी, दवाएं दी जाएगी, जो कि सेल के रिप्लेसमेंट करेगी। मतलब कोशिका के अंदर जो प्रॉब्लम हुई है
कोशिका के अंदर जो ऑटो इम्यून की वजह से प्रॉब्लम हुई है उसको वो परिवर्तित कर देगा। तो उस कंडीशन में आपका कीमोथेरेपी है। तो ये कुछ आपके तरीके जिनके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप कैंसर से बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आपका कि एक चौथा होता है इम्यूनोथेरेपी, एक और होता है आपका इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी क्या करेगा कि आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, जिनकी वजह से ये रोग हुआ है ऐसा रोग ना हो, ऐसी इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के अंदर बाहर से दिया जाएगा। तो इससे हम लोग कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो ये क्या हो गया आपके टोटल 4 पार्ट हो गए जिनके माध्यम से हम इसका उपचार कर सकते हैं। आशा फ्रेंड्स कैंसर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, कैंसर क्या होता है कैसे होता है बोली बातें समझ गए होंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग जानेंगे व्यसन जनित रोग, और व्यसन जनित रोग में के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो होगा समाप्त हो जाएगा। ये आखिरी टॉपिक होगा व्यसन जनित रोग। व्यसन जनित का मतलब होता है किसी चीज की लत लग जाती है, होती है ना लत लग जाना। जब बुरी आदत आपके बॉडी के अंदर जब पड़ जाती है तो बुरी आदतों को हम लोग क्या कहते हैं लत कहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।